नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और सीख कर काम करेंगे तो आपको हमेशा फ़ायदा ही मिलेगा। अगर ना सीख कर काम करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लॉसेस होने का चांसेस हमेशा रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एज़ अ लर्निंग ग्रुप दिया गया है। एज़ अ लर्निंग के पर्पस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी पेमेंट का कोई भी पेड वर्ज़न नहीं है कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप स्टडी करिए, सीखिए, उसके बाद काम करिए। तो सबसे पहले जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स मेरे हिसाब से एक ऐसी कंपनी है जो फ्यूचर में एक इतिहास जैसे इतिहास रचने वाला काम करेंगे क्योंकि इस कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक बीच में बहुत बार करेक्शन दिखाया मगर आज कंपनी टॉप लेवल में है मतलब लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। तो ऐसे में नहीं कहूँगा लाइफ टाइम हाई कंपनी का तो स्प्लिट भी हुआ और कंपनी बोनस भी शायद दिए होंगे। चलो मैं एक बार देख भी लेता हूँ। हाँ कंपनी देखिए स्प्लिट किया। कंपनी बोनस नहीं दिया। कंपनी स्प्लिट कब किया था 2012 में। 2012 सॉरी 2011 में स्प्लिट किया था और 2011 में जब स्प्लिट किया इसका फेस वैल्यू 2 रुपये बना मतलब हर एक शेयर में आपको 5 शेयर दिया था तब। तो इसका सोचिए कंपनी की जो प्राइस है वो आज एडजस्टमेंट प्राइस है। ऐसे नहीं कि कंपनी का प्राइस करंट जो प्राइस आपको देखने को मिला है वही कंपनी का प्राइस लगातार नीचे से ऊपर जा रहा है। ऐसे बिल्कुल नहीं। तो आपको ये देखना है कंपनी आज कहाँ पे है। कंपनी आज देखा जाए तो कंपनी टॉप लेवल में है, हायर लेवल में है। तो आज तक की जो एडजस्टमेंट प्राइस है उसमें कंपनी टॉप लेवल में है। तो कंपनीज का जो करंट पी रेशियो है और उसके साथ साथ आरओसी आरओई और पी रेशियो सब कुछ देखेंगे तो कंपनी में बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेगा। हाँ, आप कह सकते हैं सर कंपनी के पास तो बहुत ज़्यादा कर्जा है, 3% के आसपास। अगर यही कर्जे को मैं अगर प्रीवियस डेटा के हिसाब से दिखा दूँ तो तब कर्जा था 5 साढ़े 5% के आसपास। तो सोचिए साढ़े 5% के आसपास कर्जा मतलब साढ़े 5% के आसपास डेप्थ ऑफ इक्विटी पर इक्विटी में डेप्थ कितना था ₹5.5 के आसपास और वो अभी बन चुके हैं ₹2.5 के आसपास। तो कोई बात नहीं, कंपनी धीरे-धीरे करके खुद का कर्जे को कम कर रहा है क्योंकि एक टाइम कंपनी के ऊपर बिग-बिग लॉसेस हो रहा था। आज धीरे-धीरे करके कंपनी प्रॉफिट में आया। तो कंपनी के एनुअली जो इनकम है वो कितना 2690 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है। बहुत दिनों के बाद यहाँ पे इस जगह पे प्रॉफिट मेंशन किया गया है। बहुत पहले कंपनी क्या करता था कंटिन्यूअसली लॉस करते थे। अगर ध्यान से देखना तो कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस किया कोविड के टाइम से और कंपनी लास्ट कुछ 3 क्वार्टर्स में कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया और वो भी कोई छोटा-मोटा प्रॉफिट नहीं है। डायरेक्टली 3000, 5000, साढ़े 3000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। जब प्रॉफिट रेशियो मेंटेन्स हो रहा है उसके साथ-साथ कंपनीज़ के सेल्स भी ग्रोथ हो रहा है, तो उस हिसाब से कंपनी में आगे चल के एक बड़ा धमाका हो सकते हैं। तो कंपनीज़ की एक रिपोर्ट और डेटा में आपके साथ शेयर भी किया था। शायद वो डेटा आपने ध्यान से नहीं देखा कि टाटा मोटर्स इस सितंबर मंथ में जो डेटा पब्लिश किया मतलब जो इसका सेल्स का डेटा पब्लिश किया वो आप देखेंगे तो सेल्स 80,000 यूनिट्स आप इस बार कंपनी कर चुके हैं 80,633 यूनिट्स जिसमें पीवी कैटेगरीज जो प्रोडक्ट है उसको सेल किया 47,689 यूनिट और सीवी जो कैटेगरीज है वहाँ पे 32,944 यूनिट। तो यहाँ पे एक ग्रोथ देखने को मिला। डोमेस्टिकली जो सेल्स है वो एक्चुअली जून जुलाई मंथ में कंपनी का डोमेस्टिकली सेल डाउन हो गया था। तो इस बार कुछ डाउन नहीं हुआ, सेम टू सेम सेल किया। जो पिछले बार का सेल था पिछले सालों का, इस बार भी सेम टू सेम सेल हुआ। हाँ, ग्रोथ कहाँ पे हुआ? ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से पैसेंजर जितने सारे कार्स है उसके ऊपर। पिकअप वैन में डाउन है और कंपनी का ट्रक्स में भी कंपनी के ऊपर डाउन है क्योंकि ट्रक्स इंडस्ट्रीज में अलग-अलग कंपनी यहाँ पे एंटर हो रहा है तो इसीलिए ट्रक्स इंडस्ट्रीज में कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा सेल डाउन हुआ। और अशोक लेलैंड जैसे कंपनीज और ओलेक्टा ग्रीनटेक जैसे कंपनीज भी ट्रक्स इंडस्ट्रीज के ऊपर काम कर रहा है और आईचआर मोटर जैसे कंपनीज भी ट्रक इंडस्ट्रीज के ऊपर काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा-सा तो प्रेशर बनेगा। तो ट्रक्स जो है एचसीवी जो ट्रक्स है वहाँ पे ग्रोथ हुआ और पैसेंजर जो कैरियर्स गाड़ियाँ है वहाँ पे ग्रोथ हुआ। अभी ये देखना है कंपनी ईवीज के ऊपर क्या कर रहा है। देखिए कंपनी के टोटल जो डोमेस्टिक जो गाड़ियाँ हैं उसमें आप देखेंगे तो कंपनी का जो पीवीआईबी है वहाँ पे सेल डाउन हो गया मगर कंपनी की ईवी सेगमेंट है वो 53% अभी भी 53% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। देखिए इतने सारे कंपनीज गाड़ियाँ ईवीज गाड़ियाँ मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं चाहे वो महिंद्रा हो चाहे वो मतलब एमजी हो चाहे वो मतलब होंडाई हो चाहे वो होंडा हो तो इतने सारे कंपनीज गाड़ियाँ मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं। फिर भी देखा जाए तो टाटा मोटर्स भी आज भी 53% यहाँ पे पॉजिटिव में है।
खुद का सेल्स। ये सारे पॉइंट आपको दिखाने का जो मेन मकसद है कि कंपनी जो प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, वो तो देखना ज़रूरी है ना। तो मेरे हिसाब से धीरे-धीरे करके खुद का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, तो अपकमिंग कुछ ईयर्स में और भी अच्छा हो सकता है क्योंकि चार्ट पैटर्न्स कुछ उसी तरीके से नज़र यहाँ पे देखने को मिला है। तो मैंने आपको मेंशन किया था कि चार्ट पैटर्न में क्या हुआ, यहाँ पे एक शोल्डर कम हेड बना और उसके बाद फिर से शोल्डर बना। तो ध्यान से देखना, बड़ा-सा एक रैली है, यहाँ पे बड़ा-सा रैली मतलब यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक शोल्डर क्रिएट हुआ, उसके बाद एक हेड क्रिएट हुआ और उसके बाद यहाँ पे छोटा-सा एक शोल्डर क्रिएट हुआ। तो मैं आपको ये भी बताया था कि कंपनी की ये जो पैटर्न्स क्रिएट हुआ, यहाँ पे टारगेट रेशियो बहुत बड़ा टारगेट रेशियो देखने को मिलेगा। जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ ₹1140 के आसपास। इस टारगेट मैंने क्यों लिया? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कप का जो साइज़ है, यही साइज़ मुझे टारगेट के हिसाब से मिला। तो एंट्री तो हो चुका है, मतलब एंट्री लेवल्स तो हो चुके हैं। मैं आपको मेंशन भी किया और ये भी बताया कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इसके ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग कर दिया। मतलब यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया। अगर मैं इस कैंडल को मार्किंग कर दूँ तो आपको और भी अच्छा मिलेगा। हाँ, इस लेवल में ये जो कैंडल है, यहाँ पे क्या हुआ? एंट्री लेवल मिल गया। तो मैं इंतज़ार करूँगा बड़ा टारगेट के लिए, चाहे वो मुझे 1 साल भी लगे, 2 साल भी लगे, कोई बात नहीं। 2 साल में भी अगर टारगेट मिले, तो भी कोई छोटा-मोटा टारगेट नहीं है, 90% का टारगेट है। अगर 2 साल में प्रॉफिट मिले, तो भी मुझे 40 मतलब देखा जाए तो 40% का गेन यहाँ पे मुझे मिल सकता है। 40 टू 45% का गेन मिल सकता है। बाकी आपकी क्या राय है, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एफिल इंडिया लिमिटेड। देखिए एफिल इंडिया लिमिटेड हर जगह पे चर्चे में है। जिस तरीके से कंपनी खुद को रिप्रेजेंट किया, जिस तरीके से कंपनी खुद को मतलब प्रॉफिटेबल बनाया, तो हर कोई तो चर्चा करेंगे ही क्योंकि इस कंपनी का प्रॉफिटेबल के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो क्वार्टरली क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखना। 350 करोड़ से कंपनी बन के इस बार हो चुके 400 करोड़ और इस बार कंपनी आज तक की हाईएस्ट सेल्स रेवेन्यू मतलब हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करके दिया। और उसके हिसाब से एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी कंट्रोल में रखा, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी हाईएस्ट देखने को मिला। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 55 करोड़ से बन चुके 66 करोड़ और पिछले क्वार्टर्स में कितना था 62 करोड़। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ। उस बेसिस में सालाना जो प्रॉफिट है वहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिला। देखिए 28 करोड़ से कंपनी जर्नी करके कंपनी सिर्फ 6 सालों में 6 से 7 साल में कंपनी 250 करोड़ तक पहुंचा है। तो ये क्या कम है क्या? बिल्कुल नहीं। कंपनी में एक प्लस पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिला है। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो प्लस है, प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी प्लस पॉइंट है और सीएजीआर का परसेंटेज भी अच्छा खासा देखने को मिला और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटीज भी पॉजिटिव देखने को मिला है। तो हर दिशा में देखा है तो कंपनी में एक प्लस पॉइंट देखने को मिला है। तो कंपनीज की जो पी रेशियो है वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा। कितना ज़्यादा है मैं वो आपके साथ शेयर करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है 56 के आसपास है। कंपनी का मीडियम पी रेशियो कितना है 69 है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे एवरेज जो पी रेशियो है उससे तो नीचे है। हाँ ये बात सही है, तो इसलिए कंपनी अंडर वैल्यूड है। मगर कंपनी का जो इंडस्ट्रीज पी रेशियो है वो 34 है। इसका मतलब जो इंडस्ट्रीज के हिसाब से काम कर रहा है तो उस कंपनी का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इंडस्ट्रीज में बाकी कंपनी का ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं है। तो रही बात इस कंपनी के एज ए इन्वेस्टर के, तो ध्यान से देखना कंपनी के ऊपर एफआईएस के पास जो होल्डिंग्स है, एफआईएस ने क्या किया छोटा मोटा स्टेक यहाँ पे इस क्वार्टर में बेचा। मगर उसका फायदा किसने उठाया? डीएस ने उठाया। 11.5-12% से बन चुके हैं 13.5% और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है। तो एक कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पे देखने को मिला है, जो पॉइंट्स यही मेजर करते हैं कि कंपनी में अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ और भी होने का चांसेस है। अगर एफएल इंडिया के मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कोविड की सिचुएशन के बाद कोविड के टाइम में कंपनी का प्राइस था अराउंड अराउंड 180 रुपीज के आसपास। वहां से देखिए कितना बड़ा जर्नी करके कंपनी किस लेवल तक ऊपर ऊपर गया है, किस रेंज तक ऊपर गया है। आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी 180 से कंपनी जर्नी करके 1500 तक आ गया। तो कितना बड़ा टारगेट कंपनी दिया है। तो फिलहाल के लिए क्या एंटी लेवल्स है? देखिए फिलहाल के लिए जो कंपनी के जो एंटी लेवल्स बन रहा है वो भी कुछ शानदार तरीके से यहाँ पे शोल्डर 2 बार बना, उसके बाद हेड बना, फिर से देखिए 2 बार नहीं 3-3 बार शोल्डर क्रिएट हो रहा है। ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, मगर मैं इस कैंडल के ऊपर कंफर्मेशन मुझे चाहिए। तो ब्रेकआउट होने से कोई बात नहीं बनेगा, मुझे कंफर्मेशन चाहिए इसके ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो, तब मैं एंट्री लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो इसके लिए फिलहाल के लिए इंतजार करना ही ठीक होगा। जब मौका मिले तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इस लेवल्स को आप जरूर आपके रडार में रखना।
नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रोसारी बायोटेक्स। देखिए रोसारी बायोटेक्स एक ऐसा कंपनी है जिस जो देखा जाए तो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और इस कंपनी के ऊपर आज थोड़ा-सा प्रेशर है। प्रेशर होने के पीछे एक ही कारण है, कंपनी का स्पेशलिटी केमिकल्स का बिज़नेस। तो कंपनी का जो बिज़नेस है, आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी स्पेशलिटी और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काम करते हैं। तो जो-जो कंपनी स्पेशलिटी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काम कर रहा है, स्पेशलिटी केमिकल्स प्रोडक्ट बना रहा है, उसका सेल इस क्वार्टर में सबसे कम हुआ। तो कंपनी का जो सेल्स का रिपोर्ट आप देखेंगे, देखिए 435 करोड़ से बन चुके हैं 411 करोड़। तो कंपनी का सेल्स डाउन हुआ, तो उसके चलते कंपनी के एक्सपेंस तो कंपनी कंट्रोल में रखा है, तो इसलिए कंपनी का जो प्रॉफिट है वो उतना ज़्यादा नहीं गिरा। कंटिन्यूअसली एक ही रेंज में कंपनी प्रॉफिट मेंटेन्स हो रहा है। तो मैं रोसरी बायोटेक्स के ऊपर बहुत पॉजिटिवली फीलिंग्स करता हूँ, क्योंकि इसका आरओसी आरओई बेस्ड है। कंपनी के हाथ में कैश भी शानदार है, कर्जा एकदम ना के बराबर है, एनुअली इनकम भी अच्छा है। कंपनी का पैग रेशियो भी जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मगर क्विक रेशियो शानदार है। आरओसी आरओई दोनों ही 3 साल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा है। ईबिटा मार्जिन भी अच्छा खासा है। जब हर पैरामीटर कंपनी के ऊपर पॉजिटिव दिखे, तो उस कंपनी के ऊपर एक बुलिक ट्रेंड के मतलब बुलिश ट्रेंड के हिसाब से आपको सोचना चाहिए। आप कहेंगे सर कंपनी के ऊपर तो बिग करेक्शन देखने को मिला, तो अभी क्या करूँ? क्योंकि कंपनी का देखिए एक पॉइंट आपने शायद नोटिस नहीं करे होंगे कि कंपनी का 3 साल में सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक है, और रिटर्न ऑफ इक्विटीज भी ठीक ठाक है। और बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिजर्व बढ़ा, कंपनी के बोरिंग्स यहाँ पे थोड़ा सा इस बार कर्जा लिया और फिक्स एसेट भी बढ़ा, और उसके साथ साथ कंपनी CWIP में 16 करोड़ के पैसा लगा कर रख चुके हैं। इसका मतलब कंपनी बोरिंग्स मेरे हिसाब से इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी पहले से कुछ पैसे को प्रोसेसिंग में फंसा कर रखे हैं, कुछ प्रोडक्ट प्रोसेसिंग में फंसा कर रखे हैं, तो इसलिए कंपनी को नेक्स्ट जो कंपनी को ट्रेड मिला 350 करोड़ के आसपास, इस ट्रेड को पाने के लिए, इस ट्रेड के ऊपर काम करने के लिए कंपनी ने कर्जा लिया। तो ऑब्वियसली ये कर्जा मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए होगा। ध्यान से देखना, कंपनी का जो कर्जा है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए भी देखा जाए तो सेम टू सेम ही है। इसका मतलब कर्जा देखा जाए तो एक प्लस पॉइंट के हिसाब से देखने को मिला है। अभी रही बात एज ए इन्वेस्टर के, तो प्रोमोटर एफएस डीएस हर किसी के पास होल्डिंग्स है। डीएस ने इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग्स बढ़ाया, क्यों बढ़ाया वो देखना जरूरत होगा, क्योंकि देखिए मैंने एक आपको ट्रेड मेंशन किया था। वो ट्रेड क्या था, यहाँ पे एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, और देखिए एक बार नहीं दो दो बार शोल्डर क्रिएट किया, और यहाँ पे कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। तो एक्चुअली देखा जाए तो एंटी लेवल्स कहाँ पे बना, इस कैंडल के ऊपर। तो इस कैंडल के ऊपर एंटी लेवल बना था, और देखिए यहाँ पे जो टारगेट था उस टारगेट के नजदीक जाने के बाद ही करेक्शन हुआ। तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि मैं कोई टारगेट बुक नहीं किया, क्योंकि मेरा जो टारगेट था उस टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि इस लेवल से करेक्शन होने के पीछे दो कारण है। पहली बात, ध्यान से देखना इस लेवल को, जिस लेवल से करेक्शन हुआ है वो लेवल क्या था। वो लेवल एक्चुअली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग देखिए यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना था। जिस लेवल को कंपनी ब्रेक करने का कोशिश किए थे सपोर्ट के हिसाब से, उसको फेल हो गया, और उसके बाद देखिए ब्रेक होने के बाद बिग क्रैश देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से वही रेंज को फेस किया, तो वो तो थोड़ा सा करेक्शन करेगा ही। तो करेक्शन जो हो रहा है उसके हिसाब से देखिए वॉल्यूम डाउन हो रहा है। इसका मतलब जब कोई रेंज को टच करने के बाद करेक्शन होता है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग्स होते हैं, अगर यहाँ पे हाई वॉल्यूम होता तो मैं मान लेता कि हाँ बिग क्रैश देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा करेक्शन नहीं हो सकता, यहाँ से छोटा सा करेक्शन होने के बाद रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे टारगेट अचीव हो सकते हैं। फिर भी सारे के सारे चीज़ में प्रेडिक्शन के हिसाब से चलता हूँ। जब तक मुझे टारगेट नहीं मिलता मैं तब तक होल्ड करता हूँ। मैं पेशेंट के साथ बना रहता हूँ, चाहे मुझे स्टॉप लॉस भी हो जाए, करेक्शन भी हो जाए, कोई बात नहीं। अगर मेरा भरोसा है उस पैटर्न्स के, उस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि मुझे इस पैटर्न्स में भरोसा इसलिए है क्योंकि जब कोई का से हेड एंड शोल्डर बनते हैं और उसके बाद बार बार शोल्डर बनते हैं, इसका मतलब हायर चांसेस है जो प्रीवियस डेटा को ब्रेक नहीं कर पाया, इसका मतलब हायर चांसेस है वो टारगेट इजीली अचीव करेगा। तो बाकी आप आपके हिसाब से रिसर्च करिए, काम करिए। मैं खुद के रिसर्च के हिसाब से जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, तब मैंने आपको वीडियो भी बना के दिया था। आप जाकर 23 तारीख का वीडियो देख लेना, 23 और 24 तारीख का वीडियो देख लेना, वहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। बीच-बीच में मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, और टेलीग्राम में भी जाकर ज्वाइन होकर डेट देख लेना। उस डेट में मैं चार्ट को भी आपके साथ शेयर किया था। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रेमेडियम लाइफकेयर लिमिटेड। इस कंपनी सबसे पहले बोनस दिया, अभी कंपनी स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। बोनस दिया था नेक्स्ट मतलब प्रीवियस मंथ में 28 जुलाई में कंपनी आपको हर 5 शेयर में 9 शेयर बोनस के हिसाब से दिया।
अभी कंपनी फिर से स्प्लिट दे रहा है। कंपनी फेस वैल्यू ₹10 से ₹5 कर रहा है। इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 2 शेयर एज ए स्प्लिट के हिसाब से मिलेगा। तो बोनस स्प्लिट के चक्कर में किसी कंपनीज के ऊपर नहीं पड़ना है। आपको कंपनीज के ऊपर भरोसा है, बिजनेस अच्छा है, तो तब निवेश करिए, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं। बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से ज़रूर काम करिए। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो आप एक बार रिसर्च करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।